हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटीआई ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग सिविक्स का आज 17वां पार्ट देखेंगे जो आपके जेईसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके पहले का सभी प्रैक्टिस सेट आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टि से तैयार किया गया है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छी तरीके से देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के लिए कौन सा यहाँ से उत्तर आपका सही है, ये आपको देखना है। तो बहुसदस्यीय निर्वाचन प्रणाली होती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, तो बिल्कुल सही है। एक मत किंतु हस्तांतरित मत पद्धति होती है, तो ये भी सही है। उम्मीदवार अधिक संख्या मत प्राप्ति के आधार पर निर्वाचित घोषित होगा, तो ये गलत है। विजयी होने वाले को निर्वाचन कोटा के अनुरूप मत प्राप्त करना होता है, तो ये भी आपका सही है। ठीक है, तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर इन तीनों सही हैं, पहला, दूसरा, चौथा। यहाँ पे कोड नंबर भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा क्यों नहीं सही है, क्योंकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में प्रतिनिधित्व को अधिक न्यायोचित बनाने के लिए सभी वर्गों, दलों, हितों तथा समूहों को उनके समर्थन के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने की व्यवस्था होती है। और ठीक है, तो इसलिए कहा जा सकता है कि ये अधिक संख्या मत प्राप्ति के आधार पर इसका निर्वाचन घोषित नहीं होता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसने कहा है कि व्यवस्थापिका जनता की शिकायतों की समिति का कार्य करती है? तो ये जे.एस. मिल ने कहा था, भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया है? भारतीय संघवाद को जो है सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किसने किया था? तो ये किया था ग्रानविल ऑस्टिन ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ग्रेनविल ऑस्टिन की एक पुस्तक थी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें उन्होंने भारतीय संघवाद को सहयोगी संघवाद के रूप में परिभाषित किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है डाइसी महोदय का। ठीक है, ए.बी. डाइसी की एक पुस्तक थी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट की कानून निर्माण की शक्ति को देखते हुए ये सभी कथन कहा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि एकात्मक सरकार में कानून बनाने की सत्ता सतत रूप से एक केंद्रीकृत शक्ति में निहित होती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए गलत है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सा इसमें से गलत है? तो सभी प्रतिबंधों का अभाव, यही आपका गलत है, क्योंकि व्यक्ति की स्वतंत्रता को यदि सभी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में परिभाषित किया जाए तो यह स्वतंत्रता की नकारात्मक धारणा होगी। जो स्वतंत्रता बलवान और निर्बल, धनवान और निर्धन सबको खुला छोड़ देती है, उसकी आड़ में बलवान निर्बल को और धनवान निर्धन को अवश्य सताएगा। ठीक है, तो पहला ही ऑप्शन आप इसमें आपका गलत हो जा रहा है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता उस कार्य को करने की एक सकारात्मक शक्ति है जो उपयोग तथा उपभोग करने योग्य है, यह किसने कहा था? तो ये टी.एच. ग्रीन ने कहा था, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ग्रीन की स्वतंत्रता जो है आत्मपरक होने के साथ साथ जो है वास्तविक और सकारात्मक है। उनके अनुसार केवल वही व्यक्ति स्वतंत्र है जो कि अपनी संपूर्ण आत्मा से अपनी इच्छाओं का दमन करता है, जो उसे सच्चे शुभ की ओर ले जाती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस विचार से सहमत है? स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है। स्वतंत्रता अपने आप से कलह कर सकती है, ये किसका विचार है? तो ये बार्कर का विचार है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बार्कर जो है स्वतंत्रता और समानता के पारस्परिक संबंध को स्पष्ट करते हुए कहा था, यदि स्वतंत्रता और समानता में संघर्ष नहीं होगा तो स्वतंत्रता स्वयं में संघर्ष करने लगेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। संरक्षणात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है किससे? तो ये समानता के विचार से संबंधित है। ठीक है,
संरक्षात्मक भेदभाव का विचार जो है समानता के विचार से संबंधित है। समानता का अर्थ होता है भेदभाव का अभाव, पर समानता का यह नकारात्मक विचार है। समानता की सकारात्मक धारणा शोषित और पिछड़े हुए लोगों के पक्ष में कुछ भेदभाव आवश्यक मानती है और इस भेदभाव को ही जो है संरक्षणात्मक भेदभाव कहा जाता है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन एक मार्क्सवादी समाजवाद का सिद्धांत का आधार है? मार्क्सवादी समाजवाद सिद्धांत का आधार है तो ये है परिवर्तन की मूल सच्चाई पदार्थ है। ठीक है, मार्क्सवादी जो है समाजवाद में भौतिकवादी मान्यता को स्वीकार करते हुए परिवर्तन के मूल में पदार्थ की सत्यता को माना है और विकास की द्वंद्वात्मक पद्धति के अनुरूप जो है पदार्थ अपने विरोधी प्रतिवाद को जो है उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लोकतंत्र को बहुमत की निरंकुशता के रूप में वर्णित किया है? बहुमत की निरंकुशता के रूप में लोकतंत्र को किसने वर्णित किया है? तो ये डी टॉकविले। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डी टॉकविले ने स्वतंत्रता और समानता के सामंजस्य की समस्या पर ध्यान आकृष्ट करते हुए लोकतंत्र पर आपेक्ष किया है। उनके अनुसार जो है लोकतंत्र का विस्तार समानता को जितना बढ़ावा देता है स्वतंत्रता के लिए उतना ही बड़ा खतरा पैदा कर देता है। ठीक है, लोकतंत्र जो होता है बहुमत का शासन स्थापित करता है जो बहुमत की निरंकुशता का रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा समाज कल्याण की सही संरचना है? समाज कल्याण की सही संरचना कौन सी है? तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति लोक कल्याण के विरुद्ध किसी अधिकार का उपयोग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्यक्ति के निरपेक्ष अधिकारों की संकल्पना को स्वीकार करते हुए समाज कल्याण सिद्धांत लोक कल्याण के विरुद्ध किसी भी अधिकार को मान्यता नहीं देता है और भारतीय संविधान में भी मूल अधिकारों के साथ कुछ उपबंधों को जोड़ करके जो है समाज कल्याण की दृष्टि से निर्बंधन आरोपित किए गए हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया था तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो ये जॉन रॉल्स के द्वारा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। न्याय का वितरणात्मक सिद्धांत रॉल्स द्वारा प्रस्तुत किया गया था। वितरणात्मक न्याय की प्रारंभिक झलक हमें अरस्तू के दर्शन में मिलती है, परंतु आधुनिक समय में जो है जॉन रॉल्स की एक पुस्तक थी थ्योरी ऑफ जस्टिस जो 1971 में आई थी, इसी के माध्यम से इसकी स्थापना किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने न्याय को न्याय उचितता के रूप में घोषित किया है? न्याय को न्याय उचितता के रूप में किसने घोषित किया है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये भी जॉन रॉल्स का ही है। ठीक है, जॉन रॉल्स ने न्याय को एक सर्वोच्च गुण माना है। उनकी एक पुस्तक थे थ्योरी ऑफ जस्टिस, इसी में उन्होंने शुद्ध प्रक्रियात्मक न्याय का जो है समर्थन करते हुए कमज़ोर वर्गों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए औचित्यपूर्ण बनाने का समर्थन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यह किसने प्रतिपादित किया कि न्याय सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है? न्याय जो है सामाजिक संस्थाओं का प्राथमिक गुण है। तो ये जॉन रॉल्स का ही है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय समाज का प्रथम सद्गुण है, यह प्रक्रियात्मक होता है एवं इसका सरोकार सामाजिक न्याय से होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन संप्रभुता की बहुलवादी अवधारणा से नहीं जुड़ा है? नहीं पूछा है प्रश्न में। तो हीगल। ठीक है, हीगल द्वारा जो है राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण कह करके न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी राज्य को महान बना देता है। हीगल एक एकलवादी को स्वीकार करके जो है राज्य को सर्वशक्तिमान मानता है। तो हीगल जो था ये बहुलवादी नहीं था, एकलवादी था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकप्रिय संप्रभुता की अवधारणा है। तो लोकप्रिय संप्रभुता की जो अवधारणा है वो है लोक, राजनीति और विधिक सत्ता के स्रोत होते हैं। ठीक है, लोग जो होते हैं वो राजनीतिक और विधिक सत्ता के स्रोत माने जाते हैं। लोकप्रिय संप्रभुता में संप्रभुता का वास लोगों को माना गया है और इस संप्रभुता का प्रयोग अलग अलग नागरिकों के रूप में तथा सामूहिक स्तर पर जनसंप्रभुता के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है फिर भी वह हर जगह बेड़ियों से जकड़ा हुआ है? तो ये रूसो का कथन है। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र जंजीरों से बंधा हुआ है। इस वाक्य में रूसो का तात्पर्य है कि मनुष्य प्राकृतिक दशा में तो स्वतंत्र था, परंतु कालांतर में सभ्यता का विकास हुआ जिसने मनुष्य की स्वतंत्रता को छीनकर उसे बंधनों में जकड़ दिया। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसके अनुसार कानून बाह्य कार्यों में वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो ये हॉलैंड का कथन है। ठीक है, टी.ई. हॉलैंड की एक पुस्तक आई थी एलिमेंट्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसके अंतर्गत जो है कानून की परिभाषा के साथ ही साथ कानून के मूल स्रोतों का भी उल्लेख किया था और उन्होंने कहा था कानून बाह्य कार्यों के वे सामान्य नियम हैं जिन्हें प्रभुत्व संपन्न राजनीतिक सत्ता लागू करती है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक समझौते के सिद्धांत के साथ संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया। संप्रभु राज्य की अवधारणा को किसने संयुक्त किया है। तो ये हॉब्स ने, यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हॉब्स के समझौते में जनता आपस में जो संविदा करती है उसमें शासक कोई पक्षकार नहीं है। मनुष्य एक दूसरे को वचन देते हैं कि मैं स्वयं अपना शासक होने के अधिकार को छोड़कर इस मनुष्य या इसी सभा को शासन का अधिकार सौंपता हूँ, लेकिन तुम भी वैसा ही करोगे। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है। आधुनिक उपागम का क्षेत्र है तो है लोक जीवन। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अगर देखा जाए तो राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण जो है व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ और इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई के रूप में धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, तो क्या सही है। तो बिल्कुल सही है। यह सैद्धांतिक और शोधपरक भी है, तो बिल्कुल सही है। यह पूर्ण वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है, तो इसको पूर्णतः वैज्ञानिक पूर्णतः नैतिकवादी नहीं कहा जा सकता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे पहला, दूसरा और चौथा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे कूट नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा क्यों गलत हो रहा है, क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है और न ही पूर्णतः नैतिक, क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो इसलिए पूर्णतः नैतिकवादी नहीं कहा जा सकता है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा को निम्न में से किस संविधान से लिया गया है। राज्यों के संघ की अवधारणा को किस संविधान से लिया गया है। तो ये कनाडा से लिया गया है। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की अवधारणा कनाडा के संविधान से ली गई है। कनाडा के संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र राज्य में राज्यपालों की नियुक्ति तथा उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय का सिद्धांत भी यहाँ से लिया गया है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अगला है, निम्नांकित संसदीय समितियों में कौन सी वित्तीय समिति नहीं है। वित्तीय समिति नहीं है पूछा है। तो जो आश्वासन समिति है ये वित्तीय समिति के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक या लोक उपक्रम समिति, उद्यमों के लिए गठित सार्वजनिक उद्यम समिति, ये सभी जो है संसद द्वारा गठित भारत की प्रमुख वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, और इनके माध्यम से संसद सरकार जो कार्यपालिका होती है इस पर नियंत्रण रखती है। आश्वासन समिति जो है ये वित्तीय समिति के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों के नियत करने के लिए सक्षम है। शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम माना जाता है तो है संसद। ठीक है, भारत में नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने का अधिकार जो है संसद के पास है। संसद नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा जो है नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 शर्तें बताए थे। पहला था जन्म से, दूसरा था वंशानुगत, तीसरा था पंजीकरण, चौथा था प्राकृतिक एवं क्षेत्र समाविष्ट के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है।
तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है? तो ये कहा था महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी ने कहा था मेरे लिए ईश्वर सत्य और प्रेम है। अगला है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया गया था। तो प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो ये मैकियावेली के द्वारा। ठीक है, राज्य शब्द का आधुनिक अर्थ में सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने जो है अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। और राजनीतिक दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द का प्रयोग स्टेट शब्द की व्युत्पत्ति जो ग्रीक शब्द है स्टेटो से हुई थी। और इससे पूर्व जो है अरस्तु ने राज्य के लिए नगर राज्य शब्द का प्रयोग किया गया था। लेकिन आधुनिक पूछा है तो आधुनिक में मैकियावेली ही हो जाएगा। अगला है, वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किया था। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद किसने किया था? तो ए.बी. डायसी ने। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वैधानिक तथा राजनीतिक संप्रभुता के मध्य भेद ए.बी. डायसी ने किया था। डायसी ने बताया था कि विधि वेदता जिस प्रभुसत्ताधारी को मान्यता देता है उसके पीछे एक दूसरा प्रभुसत्ताधारी छिपा रहता है जिसके सामने कानूनी संप्रभुता को झुकना पड़ता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया? आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? तो ये कार्ल मार्क्स ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है मार्क्स ने किया था। और मार्क्स के अनुसार राज्य आधार और अधिसंरचना के आधार पर खड़ा पूंजीवादी का ढांचा है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो ये कार्ल मार्क्स ही ने किया था। ठीक है, आर्थिक निर्धारण सिद्धांत का प्रतिपादन मार्क्स ने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के संदर्भ में किया था। और मार्क्स के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति का सीधा संबंध निजी संपत्ति की उत्पत्ति के साथ है, क्योंकि इनसे जो है धनवान और निर्धन वर्ग को जन्म होता है। तो यहाँ पे भी ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है, कौन विश्वास करता था कि राज्य सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है? यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है। तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने ही। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मार्क्स के अनुसार जो है राज्य एक ऐसी संस्था है जो एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग के दमन और शोषण के लिए स्थापित की गई है। और मार्क्स के अनुसार जो है राज्य की उत्पत्ति न तो कोई नैतिक उद्देश्य सिद्धि के लिए हुई है और न ही जो है मनुष्यों की इच्छा के पूर्ति के लिए हुई है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, जन संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था रूसो ने। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जन संप्रभुता या लोकतंत्र प्रभुसत्ता की अवधारणा का प्रतिपादन जो है रूसो ने किया था। जन संप्रभुता को जो है लोकतंत्र प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। और रूसो के अनुसार जो है सामाजिक अनुबंधन से जिस राज्य की उत्पत्ति है सर्वोच्च सत्ता उसी में निहित होती है। अगला है, किसने कहा नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान है और दर्शन है? तो प्रोफेसर पुंतम बेकर ने कहा था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रोफेसर पुंतम बेकर ने कहा था कि नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में संरचनात्मक भेदभाव का विचार संबंधित है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ये समानता के विचार से अभी हम लोग पढ़े हैं, तो देख लीजिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक में किया। संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किस पुस्तक में किया था ऑस्टिन ने? तो ये किया था लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जॉन ऑस्टिन एक अंग्रेज कानूनविद था और उन्हें जो है विधि के दर्शन तथा विधिशास्त्र पर लिखने के लिए जाना जाता है। ऑस्टिन ने अपने संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में किया था। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? पब्लिक ओपिनियन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था वाल्टर लिपमैन ने। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वाल्टर लिपमैन एक अमेरिकी लेखक था, रिपोर्टर और राजनीतिक भी था। और इन्होंने जो है शीत युद्ध की अवधारणा को पेश करने के लिए सबसे पहले प्रसिद्ध हुए और आधुनिक मनोवैज्ञानिक अर्थ में जो है
टाइप शब्द के साथ साथ अपने अखबार के कॉलम में जो है मीडिया और लोकतंत्र की आलोचना भी की। और इनकी पुस्तक जो आई थी पब्लिक ओपिनियन, ये 1922 में आई थी। और इसमें इन्होंने प्रक्रियात्मक प्रजातंत्र, सरकार, आत्मसर्वेक्षण, सामाजिक अनुभव, इन सभी का इसमें विश्लेषण किया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक, जो कि राज्य की उत्पत्ति के संबंध में विस्तार से वक्तव्य समावेशित करती है। ये किसकी रचना है? तो ये है एंजल के द्वारा किया गया है इसकी रचना। ठीक है, ऑरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट पुस्तक की रचना जो है फ्रेडरिक एंजल के द्वारा किया गया था। और पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो है विस्तार से वर्णन किया गया है। अगला है गीता बोध किसने लिखी है? तो गीता बोध का रचना किया था महात्मा गांधी ने। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गीता बोध की रचना महात्मा गांधी ने 1930 से लेकर के 32 के मध्य जो है यरबदा जेल के कारावास में की थी। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित कितने कुल सदस्य होते हैं? तो 11 सदस्य होते हैं। ठीक है, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तें जो है संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। और वर्तमान में जो है संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल 11 सदस्य हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला है भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त के पदों की स्थापना की सिफारिश की गई। तो किसके द्वारा? तो प्रशासनिक सुधार आयोग फर्स्ट के द्वारा। ठीक है, 5 जनवरी 1966 को श्री मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने जिन अभियोग निवारण तथा दुराचारपूर्ण व्यवस्था से उत्पन्न भ्रष्टाचार और अन्याय का अभिकथन करने वाली शिकायतों की जांच करने के लिए केंद्र में लोकपाल तथा राज्यों में लोकायुक्त नामक संस्था की स्थापना के लिए जो है सिफारिश की थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का कब गठित की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये 6 अगस्त 1952 को। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और इसका उद्देश्य जो है योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करना था। और भारत का प्रधानमंत्री जो है परिषद का अध्यक्ष तथा योजना आयोग का सचिव इसका सचिव होता है। और भारतीय संघ के राज्यों के मुख्यमंत्री योजना आयोग के सभी सदस्य इसके पदेन सदस्य माने जाते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।